Hello everyone, welcome to PW IIT JAM and CSI Net YouTube channel. I am Ankita H Tripathi. बच्चों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एट दिस सेंटर, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. अगर हम इस एडवर्टीजमेंट में डिटेल में जाएं तो आप देख सकते हैं कि आप कौन से फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं. ये पूरे एडवर्टीजमेंट में गिवन है. आप देख सकते हैं फिजिकल साइंसेस में अगर आपको रिसर्च करनी है, केमिकल साइंसेस में आपको अगर रिसर्च करनी है या लाइफ साइंसेस में आपको रिसर्च करनी है तो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबल करवाई है. ये एडवर्टीजमेंट आप बहुत डिटेल में देख सकते हैं. चलिए हम कुछ चीज़ों के बारे में और बात भी करते हैं. क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं. अगर हम एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, आप इंडियन नेशनल होने चाहिए. इसके अलावा जो आपकी एज है दैट शुड बी 28 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/8/2025. थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है. अगर 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एप्लीकेंट्स के लिए, वाइल 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेंट्स के लिए. अगर आप एक और चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे वहां पे वो दैट शुड बी एसएससी या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट. उसी को एक वैलिड प्रूफ के तौर पे माना जाएगा डेट ऑफ बर्थ का. इसके अलावा और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें बच्चों तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एडमिशन लेना है, इसमें रिसर्च करनी है, तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए. उसके अलावा दोज कैंडिडेट्स who have successfully cleared and have a valid certificate for at least one of the following national level examination. कहने की क्या बात है, that is अगर आपने कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और वो उनमें से जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर चुके होंगे उसकी लिस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड की है. वेदर आपने यूजीसी सीएसआई नेट फेलोशिप आपके पास है या आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है और आप अवेल करना चाहते हैं जेआरएफ को, या आपने जेस्ट का स्कोर है आपके पास, आईसीएमआर जेआरएफ को आपने क्वालिफाई किया है, आईसीएआर जेआरएफ को क्वालिफाई किया है, डीबीटी जेआरएफ गेट के स्कोर को भी वैलिड माना जाता है अगर आप जेआरएफ के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरना चाहते हैं. आपने अगर गेट का स्कोर फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस या बायोटेक्नोलॉजी का है आपके पास तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए. या फिर जेजी विल अगर आपने ये भरा हुआ है और इसको भी क्वालिफाई किया है तो भी आप एलिजिबल हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए. और अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो फिर आगे जाके आप एडमिशन भी ले सकते हैं और इतने रिनाउंड इंस्टीट्यूट से पीएचडी भी कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से मेंशन है, दैट इज कैंडिडेट शुड क्लियरली इंडिकेट द डिटेल्स ऑफ अबाव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस एंड इट शुड बी वैलिड एज ऑन 1/8/2025. मतलब आपने कौन सा हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई किए होते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, राइट. तो आपको उन सारे एग्जाम्स की डिटेल्ड में मतलब पूरी जो कंप्लीट डिटेल होती है ना कि कौन से ईयर में आपने किया, क्या आपकी रैंक थी, जो भी कॉलम्स होंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो हर चीज को बहुत अच्छे से केयरफुली आपको फिल करना है. ठीक है. इसके अलावा भी अगर हम देखें, पहली तो क्राइटेरिया आपने खुद ही देखी, इस फॉर्म को फिल करने की जो फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज गुड एकेडमिक रिकॉर्ड. मतलब आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए दैट शुड बी वेरी गुड. अगर अच्छा होना चाहिए तो इसका मतलब है कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट इन बीएससी. मतलब बैचलर्स में आपको 60% और अगर आप मास्टर्स की बात करें तो आपकी 55% एग्रीगेट आपके मार्क्स होने चाहिए. उसके अलावा कैंडिडेट्स जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी या बीएसएमएस सिंगल डिग्री प्रोग्राम में है उनके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है दैट इज 55%. और कैंडिडेट्स जिनके पास 4 ईयर या 8 सेमेस्टर्स बैचलर्स डिग्री है दैट इज बीएस विद 4 ईयर रिसर्च, उनको 75 मार्क्स चाहिए एग्रीगेट. ठीक है, ताकि वो एलिजिबल हो पाए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए. इसके अलावा और भी हम देखें बच्चों तो नीचे और बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये वाला सेक्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे कि आपने जब मास्टर्स की है या ग्रेजुएशन की है तो आपके कोर सब्जेक्ट के लिए जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कौन सी है. तो अगर देखा जाए एमएस, इंटीग्रेटेड एमएस,
BSc या BS इज द एलिजिबल क्वालिफिकेशन विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है तो फिजिक्स के साथ आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, वो भी केस में एट ग्रेजुएशन लेवल, दैट इज BSc लेवल पे आपके मैथ्स होनी ही चाहिए, तब आप ये फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप आपने केमिस्ट्री आपका कोर सब्जेक्ट है तो उसके अलावा फिजिक्स आपके BSc में होनी चाहिए या फिर मैथमेटिक्स होनी चाहिए हायर सेकेंडरी के लिए। अगर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट स्कोर्ड पासिंग मार्क्स इन फिजिक्स एट BSc लेवल और इन मैथमेटिक्स तो वो एलिजिबल नहीं है, इतना आपको याद रखना है बच्चों। तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के ही फॉर्म फिल करना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर आप एलिजिबल नहीं है फिर आप फालतू, एक होता है ना आपको बुरा लगेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, पैसे भी बर्बाद हो गए, तो ये फीलिंग आए ही ना, इसीलिए ब्रोशर दिया जाता है ताकि आप केयरफुली पूरे ब्रोशर को रीड करें और रीड करने के बाद ही आप फॉर्म फिल करें, ठीक है। अब लाइफ साइंसेस की बात करें, आप जानते हैं लाइफ साइंसेस क्या है, एक बहुत डाइवर्स ब्रांच है। तो आप लाइफ साइंसेस के हो, बॉटनी है, जूओ है, एग्रीकल्चर है, बायोकेमिस्ट्री है, ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर ये कोर्स सब्जेक्ट्स आपके हैं तो आपके लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एनी अदर अलाइड केमिस्ट्री मस्ट बी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट या तो ग्रेजुएशन लेवल पे हो या इंटीग्रेटेड मास्टर लेवल पे आपके केमिस्ट्री होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब अगर थोड़ी सी और बात करें बच्चों सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो फी है आप लोगों की, एप्लीकेशन फी पे जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर में तो यही होगा कि जितने कैंडिडेट्स आप फिल करेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म को तो उसके बाद एक लिस्ट निकलेगी, राइट, क्योंकि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया उसको भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा, इंटरव्यू भी होंगे, उसके बाद ही शॉर्टलिस्ट होके फाइनल लिस्ट निकलेगी जिसमें कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हुए हैं वो लिस्ट अपीयर की जाएगी वेबसाइट पे, राइट। तो इसीलिए फॉर्म कैसे फिल करेंगे, उसका कितना अमाउंट आपको पे करना है वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी 500 है, 500 आपको पे करना पड़ेगा जब आप सबमिशन कर रहे होंगे ऑनलाइन पोर्टल से ऑनलाइन एप्लीकेशन को। और मोड ऑफ एप्लीकेशन फी क्या है, ऑनलाइन मोड ही है, तो आप नेट बैंकिंग से या UPI से, क्रेडिट कार्ड से, उनसे कर सकते हैं, आप भर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट आपका एप्लीकेशन फी क्या है। हाउ टू अप्लाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या डेडलाइंस हैं, कौन सी टाइमलाइन आपको दी है कि आप तब तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, उसको देखें तो facility for submission of online application will be available from 28/4/2025, that is 28 अप्रैल से ये शुरू कर दी गई थी और 19 मई तक ये चालू रहेंगी, दैट इज ओपन रहेंगे, तो आप 19 मई तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन सबमिशन कैसे करना है उसकी वेबसाइट का भी यहाँ पे वेबसाइट भी गिवन है, तो आप टाइप कर सकते हैं बच्चों recruit.barc.gov.in, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्ड मिल जाएंगी कि आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, ऑनलाइन सबमिशन आपको कैसे करना है। ज्यादातर प्रोसीजर जो होता है दैट इज सेम फॉर ऑल एग्जामिनेशन, आप किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं तो सब में सेम ही तो होता है। आप ऑनलाइन में क्या करोगे, आप रजिस्टर करते हो अपने मेल ID से या फोन से, उसके बाद आप सारी डिटेल्स अपनी फिल करते हो। एक चीज फिर से बोलूंगी बच्चों, जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हैं तो केयरफुल रहना कि कोई भी डिटेल मिस ना हो और प्लस कोई भी डिटेल आप गलत ना भरें, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी आपने अपनी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कोई भी रीजन ना बनाएं जिसकी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, राइट। तो केयरफुली करना, बहुत टाइम है आप लोगों के पास, ऑलमोस्ट अभी 19 मई तक आपका फॉर्म ओपन है, तो टाइम है, पहले डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें और जब भी जो भी आप फिल कर रहे हो डिटेल्स उसको बहुत केयरफुली 2-3 बार क्रॉस चेक करें, उसी के बाद लास्ट में आप सबमिट करना अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली इन ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में ही होगा, कोई भी आप ऐसे ड्राफ्ट के थ्रू या फिर पोस्टल वे में आपको नहीं फिल करना अपना एप्लीकेशन फॉर्म, और एक ही बार कर सकते हो, क्लियरली गिवन है यहाँ पे, कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन, तो एक ही एप्लीकेशन भरना, केयरफुली भरना। While filling the application online, it is mandatory for the candidates to indicate all their educational and professional qualification under the column educational and professional qualifications। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो जो सेक्शन दिया है उसमें ही उसकी प्रॉपर और कंप्लीट डिटेल्स भरनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपका सेक्शन जो है वो मिस ना हो, इसके लिए बहुत केयरफुल रहना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कंप्लीट वो है प्रोसीजर है
फेलोशिप की अगर हम बात कर ले तो फेलोशिप में आप देख सकते हैं द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनिशियली टेकन एज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब भी हम पीएचडी करते हैं तो आपको भी पता होगा कि जब भी आपको स्टार्टिंग में फेलोशिप मिलती है तो 2 साल के लिए आप जेआरएफ होते हो, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो। और उसके बाद आप क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट होता है, तो आपको जो अमाउंट मिलने वाला है दैट इज 37,000 जब तक आप जेआरएफ है। फिर 2 साल बाद अपग्रेडेशन होता है, जूनियर रिसर्च फेलो से आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हो, राइट। तो सीनियर रिसर्च फेलो के लिए जब आप इसमें अपग्रेड हो जाओगे तब जो फेलोशिप अमाउंट आपको दिया जाएगा, स्टाइपेंड आपको दी जाएगी, दैट विल बी 42,000 पर मंथ, ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं हम कंटिजेंसी मिलती है। कंटिजेंसी का बहुत अच्छा फायदा होता है कि आप केमिकल्स ले सकते हो अपने रिसर्च पर्पस के लिए। आप अलग अलग, वो हर एक इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है कि आप कंटिजेंसी ग्रांट से क्या ले सकते हो, राइट। तो आपको हार्ड डिस्क चाहिए, आपको पेन ड्राइव चाहिए, जो भी रिसर्च पर्पस के लिए आपको चाहिए वो सब आप कंटिजेंसी ग्रांट से ले सकते हो। दैट विल बी ऑलमोस्ट 60,000 पर ईयर आपको 60,000 दी जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर हम टर्मिनेशन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज नॉट फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री एट एनी स्टेज ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हम पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं और थोड़ा सा ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं कि यार कर लेंगे रिसर्च। बट जैसा इंस्टीट्यूट है, जितना रिनाउंड इंस्टीट्यूट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके अकॉर्डिंग कभी भी आप लीनियंसी में नहीं ले सकते बच्चों अपने रिसर्च को। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा इंस्टीट्यूट को ऐसा लगा कि आप अच्छा नहीं दे रहे हो, है ना, हमेशा प्रोडक्टिव अगर आप नहीं हो तो निकाले भी जा सकते हैं, टर्मिनेशन हो सकता है, क्लियरली गिवन है ब्रोशर में। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सीरियस वे में अपने करियर को लोगे तो बहुत अच्छा होता है, राइट, लाइफ में। तो वैसा ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द फेलोशिप एंड द पीएचडी एनरोलमेंट इज लाइबल टू बी टर्मिनेटेड। अगर आपका जो काम है वो पसंद नहीं आ रहा है या नहीं लग रहा है कि आप प्रोडक्टिव है, तो ये भी हो सकता है, राइट। चलिए, तो इतना है। फिर से वापस इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। आप देख सकते हैं रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशंस 28/4/2025, दैट इज 28 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी 19 मई है। और इंटरव्यू, जो टेंटेटिव इंटरव्यू, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए जो टेंटेटिव इंटरव्यू है दैट इज जून जुलाई 2025 पे वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू मेल, है ना। तो इस तरीके से जल्दी से अब इस एप्लीकेशन को फटाफट से भर लीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ओपन कर दी गई है, ठीक है। तो अगर आपके पास एग्जाम आपने क्वालिफाई कर रखा है, आईसीएमआर, डीबीटी, सीएसआई नेट, यूजीसी नेट, आईसीएआर जेआरएफ या आईसीएमआर जेआरएफ, तो आप एलिजिबल हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से पहले रीड कर लेना, उसके बाद ये फॉर्म भरना बच्चों। बार्क आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है जिसको आपको ग्रैब करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।